हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं दीपक कुमार आपके बीच एक बार फिर से। और चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का एमसीक्यू आए हैं जो सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए बेहद ही यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो चलिए अगर देखा जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपका प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो आपका 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1 सेकेंड, प्लासी का युद्ध आपका 23 जून, ठीक है, और 1757। माइंड में सीट रखना है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को घटित हो रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध एक बहुत ही निर्णायक युद्ध होगा। भले ही ये नाम मात्र का युद्ध था, लेकिन एक प्रकार का निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद और एक और जो युद्ध होगा जिसको बक्सर के युद्ध बोलते हैं 1764 में होगा, 22 अक्टूबर 1764। इन दोनों युद्ध के बाद वास्तविक सत्ता का केंद्र अंग्रेजों के हाथों में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाएगा। बंगाल के नवाबों की जो सत्ता है, बंगाल के नवाबों का जो पकड़ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो इससे बंगाल का जो नवाब था, ठीक है, उसका नाम सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, नाम रखना है रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो याद रखोगे, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला जो रहते हैं, ठीक है, ये उसका एक सेनापति होता है जिसका नाम था मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर। इसके विश्वासघात के कारण, क्योंकि अंग्रेजों ने कूटनीति में चल करके मीर जाफर को अपनी ओर मिला दिया था और बोला था इस युद्ध में हमारी जीत होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, बंगाल का नवाब आपको बना देंगे। और यही हुआ। ये नाम मात्र का युद्ध था, ठीक है, मुर्शिदाबाद से 22 मिनट की दूरी पर लड़ा गया और इसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती, जबकि सैनिकों की संख्या इसके पास कम नहीं थी। इसकी हार हो जाती है और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। इस युद्ध के बाद अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वासी बन जाते हैं और अगला युद्ध जब बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, तो हेक्टर मुनरो जो होता है उसके नेतृत्व में, और जो शुजाउद्दौला था, अलीवर्दी खान था और शाह आलम द्वितीय था, उसके साथ जब युद्ध होता है तो ऐसी कंडीशन में फिर से पुनः अंग्रेजों को जीत होती है और इस प्रकार से अंग्रेजों का पकड़ जो होता है वो बंगाल में बेहतर तरीक़े से बन जाता है। तो आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। 1857 की क्रांति के टाइम, ये भी ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के टाइम क्या था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, 1857 के टाइम में। और 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो रोटी और चपाती, रोटी और कमल का फूल था, ठीक है, ये तो कमल का फूल और चपाती था। 1973 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, जिसका मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है सर एलिजा एम्पे को, और अन्य 4 न्यायाधीश भी वहाँ बनते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि जो ये जो आप नाम बोल रहे हैं बंगाल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रही होगी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों के तरफ से गवर्नर जनरल कौन था। तो जिससे बक्सर का युद्ध हुआ था ना, वो हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। कौन थे बताइए, हेक्टर, ठीक है, हेक्टर मुनरो, ठीक है। और ये बक्सर का युद्ध हो कब रहा है, तो माइंड में सेट रखोगे, ये बक्सर का युद्ध आपका 1764 को, कब, 22 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध में इतने निर्णायक युद्ध होते हैं कि इस युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है और 1765 में आपका होता है इलाहाबाद की संधि, ठीक है, जिस संधि के तहत वो सारे अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो जाते हैं जो पहले प्राप्त नहीं थे। इसके बाद अंग्रेज जो होते हैं वो स्वतंत्र शासक के रूप में इंडिया में अपना कदम पूरी तरह से जमा लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हो रहा है, जिस टाइम क्या होता है कि एक तरफ से हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ से जो होते हैं शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और अलीवर्दी खां, ये सारे लोग मिल करके इस आंदोलन को करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा हेक्टर मुनरो। रॉबर्ट क्लाइव क्या था, रॉबर्ट क्लाइव जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस टाइम वहाँ के गवर्नर जनरल के तौर पे रॉबर्ट क्लाइव थे। वारन हेस्टिंग्स, ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड डलहौजी जिसका टाइम पीरियड 1848 से लेकर के 1856 तक था, ठीक है, ये आपका था
लॉर्ड डलहौजी, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंडिया में लागू किया था, पहली बात। दूसरी कंडीशन, इसने सबसे पहले रेलवे की शुरुआत भी किया था, डाक टिकट व्यवस्था भी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये सब शुरुआत करने वाले जो थे लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सहायक संधि की नीति भारत में किसने लागू किया। तो देखिए, एक सहायक संधि प्रकार की ऐसी नीति थी जो 1798 में लागू हुआ था। इस नीति के तहत कूटनीति के तहत अंग्रेज जो थे वो विस्तारित की नीति, अपने राज्यों की विस्तार की नीति अपनाया था। भारतीय रियासतों को अपने में बिना युद्ध के अपने मिला लेना, ठीक है। सेना का जितना खर्च होता है वो उन रियासतों से लिया जाना, इस प्रकार से जो सहायक नीति था वो लागू हुआ था। इसके तहत हैदराबाद के निजाम को, ठीक है, मैसूर को, तंजौर को, पेशवा को, ये सबको अपने में मिला लिया गया था। तो ये जो 1798 में स्टार्ट किया था ना, उस व्यक्ति का आपका नाम था, ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली। इसी को सहायक संधि इसने लेकर आया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो पूछेगा इंडिया में सहायक संधि की नीति किसने लागू किया था, ठीक है। ये कुछ प्रस्ताव रखते थे कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से सेना का रख रखाव का खर्च आपको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन लोग का कूटनीतिक चाल था एक प्रकार का, ठीक है। इस नीति के तहत धीरे धीरे अंग्रेजों को बहुत सारे क्षेत्रों को अपने में मिलाने का प्रयास किया जा रहा था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ही ये स्टार्ट किया था। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड अभी बता दिए, ठीक है। 1848 से 1856 तक ये जो टाइम पीरियड था वो लॉर्ड डलहौजी का था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ही सबसे पहले क्या हुआ था, रेल का शुरुआत हुआ, ठीक है। डाक टिकट व्यवस्था की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हुई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसी के टाइम पीरियड में आया था। गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो ये सबसे, और यही वो इंसान था जिसने कहा था अवध के विषय में, वही अवध जिसको बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था, उसके विषय में इसने डिस्कस भी किया था और ये बताया भी था कि ये चेरी का फल एक दिन हमारी ही मुंह में आकर के गिरेगी। तो ये लॉर्ड डलहौजी थे, ये स्टेटमेंट को देने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये तो कॉर्नवालिस वो होते जो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू करेंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। लॉर्ड कैनिंग के विषय में तो बता दिए भी। लॉर्ड कैनिंग 1857 के टाइम पीरियड के टाइम में क्या होता है, 1857 से पहले भी युद्ध हो चुका था। 1855-56 जिसका संथाल विद्रोह कहा जाता है, सिद्धू कानू चांद भैरव उसकी दो बहनें फूलो और झानू ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, ठीक है। तो ये आपको तो ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के टाइम में भारत के गवर्नर जनरल थे। और याद रखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। और उस टाइम ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामस्टन थे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ ना, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। आगे बोलता है वास्को डी गामा भारत कब आया। देखिए वास्को डी गामा जो भारत आया था ना, वो आपका 17 मई, ठीक है, 17 मई 1498 को जब आया। और कालीकट, केरल में कालीकट जो होता है, वहाँ कालीकट में जाकर के और रुका। उसका स्वागत जिस राजा ने किया था उसका नाम था जमोरिन। ये कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए इंडिया में क्या किया था बताओ, ये वाले रीजन में प्रवेश किया था। कहाँ से, इधर से, ठीक है। अब्दुल मजीद नामक एक कोई व्यापारी था, इसके सहयोग से यहाँ पहुँचा था। तो आपको पता है कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से हो गया था। और ये कब आ रहा है, तो 17 मई को आ रहा है, ध्यान रखिएगा 17 मई, ठीक है, 17 मई 1498 को आ रहा है। और यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ से जो मसाले होते, काली मिर्च है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पाइस थे, उस मसाले को लेकर गया, जिसमें से उसको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। जो अपने सीना वगैरह आने में जितने भी खर्च किए थे, उस खर्च की जो रुपये थे उसको निकाल लेने के बाद भी उसको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। तब जा कर के ये जो व्यक्ति होते हैं वो 3 बार आते हैं और वहाँ जाके इसकी चर्चा जब सुनाई जाती है, तब जा कर के यहाँ पर इन लोग अपने फैक्ट्री डालने को तत्पर होते हैं। 1526 में क्या होता है, 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बोलेगा पहला तो 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है। तुगलमा युद्ध नीति का उसमें उपयोग करता है, तोप खाने का प्रथम प्रयोग करता है। उसमें 2 तोपची भी उसके होते हैं, अली कुली और मुस्तफ़ा, ठीक है। उसके बाद इस युद्ध में जीत जाती है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1498 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुप्लेक्स कहाँ का था। तो डुप्लेक्स जो था वो ध्यान रखना है फ्रांस का था, और वहाँ का इंडिया में नियुक्त एक प्रकार का गवर्नर जनरल के तौर पर था, ठीक है। डुप्लेक्स इसका अंग्रेजों के साथ भी काफ़ी अधिक मात्रा में ये साम्राज्य विस्तार की नीति इनका भी था, और यहाँ व्यापारी बेहतर रूप से कर रहे थे।
लेकिन वहाँ पे प्रतिस्पर्धा जो बढ़ रही थी उस कंडीशन से क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी था उसके साथ इनका कई बार झड़प भी हुई थी। हिसाब से अगर देखा जाए तो डुप्लेक्स जो था फ्रांस का था, बहुत ही मास्टरमाइंड ये भी व्यक्ति था, आपको पता होना चाहिए। पुर्तगाल की तरफ से होता है, वास्को डी गामा 1498 को आया था। और इस तरह से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बोर्ड है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो पहला जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ना उसके टाइम पीरियड कुछ इस प्रकार से थे ना, इसको जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पहली बार जो हुआ था 1767 से 69 के बीच हुआ था। ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों की बीच हुई थी। और ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर तो ये हो जाएगा करेक्ट। लेकिन जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था जो 1767 से 1769 के बीच में था, उसमें हैदर अली की जीत हो जाती है और अंग्रेज़ों की हार हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके तहत क्या होता है, एक संधि होती है जिसको मद्रास की संधि कहा जाता है। ठीक है, मद्रास की संधि, ध्यान रखना पूछेगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के साथ समाप्त हुआ, तो आपको ध्यान रखना मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है। ठीक है, और उसके बाद जो होता है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। उसमें क्या होता है, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर जो होता है 1780 से 84 के बीच में होता है, 1780 से 84 के बीच में। और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो मंगलोर की संधि के साथ समाप्त होता है, तो याद रखना है मंगलौर। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है मंगलोर की संधि के साथ समाप्त होता है, 80 से 84 तक चलता है। ठीक है, और एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो वो भी आपको पता होना चाहिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1700 ठीक है 90 से 92 तक चलता है, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इसमें जो होता है ना वो कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच। ठीक है, जिसमें जो होता है ये युद्ध जो होता है रंगपट्टनम के संधि के साथ, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ठीक है समाप्त होती है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो समाप्त होती है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो आपको पता है 1798 से 99 के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान की वीर गति को प्राप्त होता है और युद्ध में ये मारा जाता है। इस हिसाब से अंग्रेज जो होते हैं वो सभी क्षेत्रों को धीरे धीरे करके जीत लेते हैं। उम्मीद है आपको ध्यान में रखते होंगे। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंस है किस संधि के साथ समाप्त हुआ वो और कब हुआ। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हो रहा है, जिसमें ये आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की जीत होती है और यह मद्रास की संधि के साथ समाप्त हो जाती है। दूसरा होता है 80 से 84 जो मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त होता है। तीसरा होता है 90 से 92 के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त होता है। और जो चौथा होता है वो 1798 में होता है जो वेलेजली जो होता है वो और टीपू के बीच में, इसमें क्या होता है टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान किसका पुत्र था। तो टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली का पुत्र था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको बंगाल बोलते मैसूर का शेर कहा जाता था टीपू सुल्तान। ठीक है, वो ध्यान रखना आपको। बाबर की इसमें बताए थे, ये बाबर तो आपका मुगल काल आ जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो बाबर भी बहुत सारे युद्ध लड़े। ठीक है, 1483 में इसका जन्म होता है, 1526 में भारत मानी का प्रथम युद्ध होता है इसके इब्राहिम लोदी के साथ में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का, 1529 में घाघरा का, 1530 में तो ये मर ही जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना आगरा के आराम बाग में की जाती है, इसकी मकबरा बनाई जाती है। बाद में काबुल ले जाया जाता है। ठीक है, बाबर नामा जो तुर्की भाषा में लिखा गया था, बाद में अब्दुल रहीम खान इसको फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में होनी चाहिए। शेरशाह सूरी, इसके विषय में हम लोग देखेंगे कि हुमायूं के साथ किस प्रकार से हुमायूं को हरा करके जीतता है औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था ना वो सिराजुद्दौला था। इसमें क्या हुआ था बताए थे, एक तरफ से अंग्रेज थे ठीक है और एक तरफ से नवाब था। नवाब का जो सेनापति था वो मीर जाफ़र था। ये मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ क्या किया था, मिला लिया था, जिसके तहत क्या हुआ था, ये नाम मात्र का युद्ध बन गया था। और इस युद्ध में एकदम आसानी से अंग्रेज़ों ने जीत हासिल कर ली। ठीक है, कुछ ही घंटों में युद्ध क्या हो गई, समाप्त हो गई। टोटल मिलाकर के ये 23 जून ठीक है और 1757 को प्लासी नामक मैदान में क्या हुआ था, लड़ा गया था। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, सिराजुद्दौला हो जाएगा। ठीक है, तो पहले नवाब सिराजुद्दौला था। अंग्रेज़ों ने उसके बाद इसको हटा के किसको बनाया, मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र भी देखा कि सेम उसी प्रकार से बिहेवियर कर रहा है। मीर जाफ़र भी अपने राष्ट्र के प्रति, बंगाल के प्रति राष्ट्रवाद की भावनाएं पैदा होने लगी। तब फिर से उनको हटा करके और फिर से मीर कासिम को बनाया गया। देखा मीर कासिम भी वैसा ही कर रहा है, फिर उसको हटा करके पुनः फिर से मीर जाफ़र को बनाया गया। इस प्रकार से ये लोग चाल खेलते थे, वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो देखो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुआ था ना वो 1713
1793 में लागू हुआ था। और ये अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जिस व्यक्ति का नाम मैं बता रहा हूँ उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। 1793 बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसमें क्या होता था कि इस नियम के तहत क्या होता था कि जो 10/11 हिस्सा होता था वो अंग्रेज़ों को भेजना पड़ता था टैक्स का टोटल, ठीक है। और उनमें से जो कर लगाया जाता था उसका, और 1/11 हिस्सा बच जाता था, ये ज़मींदार खुद रखते थे। अगर ये टाइम पर नहीं पहुंचाया जाता था तो ज़मींदारों की ज़मीन का नीलामी कर दी जाती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से सूर्यास्त कानून के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और एक और था जो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में उत्तर भारत में लागू किया गया था, वो महालवाड़ी व्यवस्था था, तो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था। तो अभी जस्ट बताएं कि महालवाड़ी व्यवस्था जो था वो हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। हॉल्ट मैकेंजी कब? 1822 में। ये उत्तर प्रांत में था, उत्तर भारत में लागू। डलहौजी को बताते हैं 1848-56 क्या क्या काम किया था, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में भी जस्ट बता दिए, ठीक है। कॉर्नवालिस ने क्या किया था 1773 में, 1793 में क्या लागू किया अभी बताएं, स्थायी बंदोबस्त। और वहीं एलओजी का सहायक संधि था 1798 में लागू था। तो वो चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर देना। ये जो था लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। इसके तहत उसने कई भागों को अपने में मिला लिया था। सतारा था, जैतपुर था, संबलपुर था, ठीक है, झांसी था और नागपुर था। ये सब कई रियासतों को अपने में क्या किया था, मिलाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जी और कैनिंग के विषय में बताएं 1857 के टाइम में गवर्नर जनरल थे, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? तो अभी जब बताएं भारत में जो सर्वप्रथम रेल चली थी वो आपका 1853 में चला था। वो कहाँ से? मुंबई से लेकर के थाने के बीच में, ठीक है। टोटल 34-35 किलोमीटर के अप्रॉक्स में चली थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो आपका 1765 में हुआ था। इससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की पूर्णतः दीवानी प्राप्त हो जाती है अंग्रेजों को, ठीक है। क्यों? पहली बार जब युद्ध होता है 23 जून 1757 को, तो उसको बोलते प्लासी का युद्ध। उस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, मनोबल बढ़ जाती है। पुनः फिर से युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, जिसको बक्सर का युद्ध बोलते हैं। इसमें भी हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में जब ये युद्ध जीत लिया जाता है, तब जाकर के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूरी तरह से दीवानी प्राप्त हो जाती है। किनको? अंग्रेजों को। और ये पूर्ण तरह से स्वतंत्र शासक के रूप में बन जाते हैं, ठीक है। अब जो नवाब है उनको कुछ मात्रा में पेंशन देंगे, अब पूरा शासन व्यवस्था अपने अनुसार चलाएंगे, ठीक है। नाम मात्र का उन लोग नवाब रह जाते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये पता लेना है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दिया किसने था, ठीक है। जो इलाहाबाद की संधि हुई वो किसके साथ हुई थी, ये आपको कमेंट में बताना है। तो इस हिसाब से 1765 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो था ना वो 1608 में आया था, और ये आया था जहांगीर के दरबार में। 400 का मनसब भी जहांगीर ने इसको दिया था, और इंग्लिश खां की उपाधि भी दिया था। इंग्लिश अच्छी खासी बोली थी, तो इस हिसाब से वो जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। और इनका आने के जेम्स प्रथम जो था ना, जेम्स प्रथम, ठीक है, उसी के द्वारा इसको भेजा गया था। और यहाँ आने के पीछे इसका जो रीजन था ना, मैन व्यापार के मुद्दों पर, सिलसिलों पर कुछ बात करना था, इसलिए आया था। तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉमस रो कब आया था? देखो कैप्टन हॉकिंस तो 1608 में आ रहा है, और थॉमस रो जो है 1615 में आ रहा है, ठीक है। और ये भी इंडिया आया था, ये भी व्यापार के सिलसिले में, ये भी जहांगीर के ही टाइम पीरियड में आया था, 1615 में आया था। 1498 में वास्को डी गामा 17 में 1498 को जमर ने उसको क्या किया था, स्वागत किया था। और यहाँ जितने भी मसाले वगैरह लेके थे उसको 60% ज़्यादा मुनाफा हुआ था। 1757 23 जून 1700 प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापना होती है, ठीक है। जो पूर्णतः पूर्वी देशों की ओर जाकर के व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में पूरी तरह से छूट था, लेकिन दूसरी कंपनियां भी आकर कर सकती थी, उसकी प्रतिस्पर्धा ऐसा जरूरी नहीं था कि किसी एक ही को दिया गया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अभी जस्ट बताएं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो वारन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में भी जस्ट बताए थे, ठीक है। और डलहौजी के विषय 1848 से 56, 1857 के टाइम में बताए थे, लॉर्ड कैनिंग थे जिन्होंने इलाहाबाद का मुख्यालय बनाया था, तत्कालीन मुख्यालय, ठीक है। अब देखो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे, ठीक है। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, तो इस 1857 की क्रांति में क्या हुआ, जब ये क्रांति समाप्त हुई, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एक अधिनियम बना 1858 का अधिनियम। उस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया गया। तो उस टाइम जिसमें 1857 की क्रांति हो रही थी, उस बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तो इसको प्रथम वायसराय बना दिया गया। तो इस हिसाब से प्रथम वायसराय हो जाएंगे और अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ पील आयोग भी बनाया गया। उस पील आयोग के तहत सेना में जो यहाँ पे
बोल सकते हैं इंडियन सैनिक ज़्यादा थे, उसकी मात्रा को कुछ घटा करके, ठीक है, और उसके कुछ नियम बनाए गए, अंग्रेजों की सेना को कुछ संख्या में बढ़ोतरी की गई। ये सारे पील आयोग का संबंध सैनिकों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बोल रहा है, तो इस हिसाब से भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल अगर प्रथम वायसराय पूछेगा तो भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पूछता राजगोपालाचारी हो जाते हैं। पील आयोग का संबंध किससे था? तो सैनिकों से था। शिक्षा से तो हंटर या आयोग या तो फिर वुड्स डिस्पैच का संबंध था, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में, तो 1757 प्लासी का युद्ध, 1857 की क्रांति, और 1498 वास्को डी गामा का भारत आगमन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग, और साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। लगातार वीडियो आएगी, इससे आपको कुछ बेनिफिट होगा।